गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने न्याय के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने न्याय की अवधारणा और न्याय संबंधी विचार, जिसके अंतर्गत प्लेटो और अरस्तु के विचार हमने पढ़े थे। साथ ही साथ उसके अंतर्गत हमने अरस्तु के दो रूपों के बारे में भी वर्णन किया था, जो थे वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। उसके जस्ट बाद हमने मध्यकाल के न्याय संबंधी विचार दिए थे, जिसमें अरस्तु और ऑगस्टाइन के बारे में के द्वारा दिए गए अलग अलग मत जो थे, उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से वर्णन किया था। उसी कड़ी में हम आज की नेक्स्ट क्लास करते हैं, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल के न्याय संबंधी धारणा के बारे में हम पढ़ेंगे। आधुनिकता से तात्पर्य आज के युग के अंदर, अभी हमारा जो युग है वो आधुनिक युग है। तो आधुनिक युग के अंदर आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा में किस अन्य विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसके अंतर्गत डेविड ह्यूम जो है सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। डेविड ह्यूम का जन्म 1711 में हुआ और 1776 में उनकी डेथ हो गई। काफ़ी लंबे पीरियड में उन्होंने इसके न्याय के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने मत दिया है। अपने मत में उन्होंने बताया है कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र से। उन्होंने यह बताते हुए कहा कि हम अगर न्याय करते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम न्याय करते हैं, तो न्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय का अर्थ मेन अर्थ होता है नियमों की पालना होना, कि हम उन नियमों को पूर्ण रूप से पाल रहे हैं। पालने से मतलब उनका हम पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व वहन कर रहे हैं या नहीं, उनका सही प्रकार से उनको निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सबसे ज़्यादा हमें जो न्याय का अर्थ है वो है नियमों की पालना करना, क्योंकि उन्होंने अनुभव से ये सिद्ध हुआ। उन्होंने जो अपने पूर्व जो अनुभव थे, उन अनुभवों से ये सिद्ध कर चुके थे कि नियम सर्वहित का आधार है। जो भी नियम बनाए जाते हैं वो सभी के लिए सबसे ज़्यादा हित की बात कहेंगे। सर्वहित से तात्पर्य है सभी का समान रूप से हित हो, सभी का समान रूप से कल्याण हो। तो इन्होंने सभी के कल्याण की बात कही, और इसी को कहते हुए उन्होंने बताया कि सर्वहित का मतलब क्या है? सार्वजनिक उपयोगिता का अनुभव करना एकमात्र स्रोत बताया, और मनुष्य की प्राकृतिक न्याय का एक स्रोत बताते हुए तर्क बुद्धि और अनुबंध में इन नियमों के स्रोत ढूंढने को ही उपयोगितावाद का नियम बताया। उसी कड़ी में दूसरे विद्वान हुए, जिनका नाम था जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने कहा कि प्राकृतिक कानून शरीर की शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कानून वाली जो बात है वह यथार्थ मूल्य से तात्पर्य है जो हम अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक रूप से सभी लोगों का कल्याण कर सकें, सभी की भलाई कर सकें। ऐसे नियम यथार्थ मूल्य जो है वह इनको प्राकृतिक नियम जो है उनको धुंधला कर देते हैं। उन्होंने एक सूत्र दिया कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुख की प्राप्ति कर सकें। इसलिए जेरेमी बेंथम का ये जो सूत्र है ये सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि जेरेमी बेंथम ने किस सूत्र का प्रतिपादन किया। तो जेरेमी बेंथम ने अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि हमसे जितना हो सके हम दूसरों के लिए सुख का कारण बने, ना कि दुख का कारण। ये जो है ये नियम प्रतिपादित किया जेरेमी बेंथम ने। जेरेमी बेंथम ने बताया कि जितनी भी सार्वजनिक वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, इन सभी का हम अधिक से अधिक सभी के लिए समान रूप से उपयोग करें। इसी कड़ी के अंदर हमारे जो तीसरे विद्वान थे वो थे जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने
ज़्यादा महत्व रखता है। उन्होंने न्याय को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व बताया और सार्वजनिक उपयोगिता का, किसका, सार्वजनिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण तत्व बताते हुए उन्होंने ये कहा, मनुष्य अपने हित के लिए सुरक्षा की कामना करता है। कोई भी मनुष्य है वह सभी ये चाहते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुख की प्राप्ति हो और वह अपने सुख की कामना को आगे बढ़ाते हुए सुख की कामना करता है ताकि वह समाज के अंदर सभी नियमों का पालन करते हुए एक सुखी जीवन का अनुभव कर सके। इसी कड़ी के अंदर आधुनिक युग के अंदर प्राकृतिक न्याय को पूरी उपयोगिता के आधार पर संकल्पित नहीं किया जा सकता, इसलिए विश्वास उन्होंने बताया है, दिया है। और प्राकृतिक कानून के नियम, प्राकृतिक अधिकारों, सार्वजनिक उपयोगिता के स्वरूप के बारे में भी कोई सर्वमत मान्यता विकसित नहीं हुई है। इस प्रकार की कोई मान्यता नहीं मिली है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और सार्वजनिक उपयोगिता को ज़्यादा से ज़्यादा सराहा जा सके। आज के संबंध में जो न्याय है वह पूरी एक संकल्पना के रूप में स्वीकार की गई है, जिसका मानव जीवन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ रूप में उसका क्या किया जा सके, उसका उपयोग किया जा सके। यहाँ पर न्याय को प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्याय की बात करते हुए हमें इस प्रकार के न्याय को उपयोग करना चाहिए जिसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार के रूपों को साथ में लेकर हम एक समाज के अंतर्गत अच्छी न्याय की व्याख्या कर सकें। इसके लिए हमें चाहिए कि इन तीनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम न्याय को पूर्ण रूप से समझें, जिसके अंतर्गत न्याय के चहुमुखी विकास, चारों तरफ से इसका विकास पूर्ण हो सके। नेक्स्ट है जॉन्स रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। जॉन्स रॉल ने न्याय संबंधी विचार देते हुए कहा कि एक पुस्तक लिखी, अपनी पुस्तक में, पुस्तक का नाम है उनकी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन्स रॉल्स ये हमारे विद्वान हैं, 96 में, जिन्होंने एक न्याय से संबंधित एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया। आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य यानी आज के युग में न्याय क्या है? आधुनिक परिप्रेक्ष्य से तात्पर्य है आज का समय। आज के युग में जो न्याय है, न्याय का विश्लेषण किसके रूप में किया उन्होंने? सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया और उसमें उन्होंने बताया कि रॉल्स ने उस परंपरागत विचार के से असंतुष्ट थे जो एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बना देता है। उसमें सामाजिक न्याय को विस्तृत रूप से व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय जो है वह जो जॉन मिल ने दिया था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, उससे वो असंतुष्ट थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्था जो है वो न्यायप्रद बना देती है। जो असंतुष्ट होते हुए जो एक सामाजिक संस्था है वो न्याय को कैसा बना देती है? वह न्याय को न्यायप्रद बना देती है। उन्होंने उपयोगितावाद के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय की धारणा को त्रुटिपूर्ण बताया कि जो व्यक्ति, जो विद्वान यह मानते हैं कि अधिकतम लोगों का सुख, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिलेगा। तो इस बात का उन्होंने क्या किया है, वह इस बात से असंतुष्ट थे और उन्होंने इसको प्रतिपादित करते हुए, आगे बढ़ाते हुए यह विचार व्यक्त किए और कहा कि यह पूर्ण रूप से कैसा है, त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण से तात्पर्य है इसके अंदर बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो कि हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा यह सिद्धांत बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही स्थापित करता है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे मत हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग एकमत हो गए हैं और कुछ लोग जो हैं वो कम मत के हैं, उनके विचार, कम जो विचार है वह सही रूप से प्रस्तुत
और जो बहुमत वाले लोग हैं उनके मत, उनके विचार एक सभी के सामने एक समान है, और कम मत वालों के विचार जो हैं वह एक रूप नहीं है। उन दोनों के मत जो हैं वो एक रूप नहीं है। इसलिए बहुमत वाले जो हैं अल्पमत वालों का, जिनके कम विचार मिल रहे हैं, उन पर एक तानाशाही की प्रवृत्ति अपनाते हैं। तो इन्होंने ये माना कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर जो आधारित न्याय है वो कैसा है, त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण बताते हुए उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही स्थापित की जा सकती है इसके द्वारा। इसी के साथ साथ उन्होंने जॉर्ज रॉल ने इसके अंतर्गत दो मौलिक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए कि किस प्रकार से दो मत जो है, दो मतों के बारे में बताया गया कि कौन कौन से दो मत हैं जो कि जॉर्ज रॉल के न्याय संबंधी विचारों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं। उसके अंतर्गत पहला है अधिकतम स्वतंत्रता, स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक कि अधिकतम स्वतंत्रता तो दी जाए, लेकिन वह अधिकतम स्वतंत्रता किसके लिए होगी? अधिकतम स्वतंत्रता होगी स्वयं के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए, कि हमारी खुद की अच्छे से सुरक्षा हो सके। इस सिद्धांत के लिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ये बताया कि जितने भी लोग हैं उनको स्वतंत्रता पूर्ण रूप से सभी को समान रूप से मिले, तथा जो उस जैसे उपाय व्यक्तियों को भी उपलब्ध कराती है कि जिस व्यक्ति को जिसके अंतर्गत दिखाई दे रहा है न्याय, उस प्रकार की उपयोगिता का वह वहन करे, यानी अपने अंदर उतारे उस चीज को। दूसरी उन्होंने बताई कि सबकी प्रगति के लिए अज्ञानता का पर्दे का एक सिद्धांत ये इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज रॉल का अज्ञानता का पर्दे का सिद्धांत मेन इम्पोर्टेंट है कि जॉर्ज रॉल ने क्या सिद्धांत किया। तो जॉर्ज रॉल का जो है अज्ञानता का पर्दा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके अंतर्गत उसमें पूछा जाएगा कि जॉर्ज रॉल के द्वारा दिए गया सिद्धांत कौन सा था। तो जॉर्ज रॉल ने अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया। साथ ही साथ उनकी एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, या फिर इसके रचयिता कौन है, किसने इस पुस्तक को लिखी। तो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है वो जॉर्ज रॉल के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जो है वह त्रुटिपूर्ण है। और उन्होंने बताया, उन्होंने दो मौलिक सिद्धांत किए जिसके अंतर्गत अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को स्वयं दूसरों को ज्यादा सुख कब देगा, जब वो खुद स्वतंत्र रहेगा। साथ ही साथ उसने दूसरा एक सिद्धांत दिया जिसे अज्ञानता के पर्दे के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती हैं जो सबके लिए कल्याणकारी हो। व्यक्ति को चाहिए, साथ ही साथ राज्य को भी चाहिए कि वह इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करे जिसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की सभी को सुख प्राप्त हो सके, सभी का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके। इसकी बात उसने कही है। इसकी प्रगति के लिए ही इसी को आगे बढ़ाते हुए उसने सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत पर जोर दिया है, जिसमें वह कहते हैं कि इसका जो निर्माण है ये योजना निर्माताओं के द्वारा किया गया है। समाज के ऐसे बहुत से भामाशाह कह सकते हैं या फिर योजनाकारी कह सकते हैं, ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाया। इस अज्ञानता के पर्दे वाली बात को, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने की बात की है, इसके निर्माण की बात की है और इस सिद्धांत का अनुसरण करने की सलाह भी दी है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत सभी समाज और जीवन में मात्र उत्तरदायित्व का निर्वहन करना और साथ में अपनी विशिष्ट परिधियों को रखकर अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि व स्थिति का अनभिज्ञता उन्हें ऐसे दृष्टिकोण के अपनाने के लिए प्रेरित करती है जो नैतिक हो। रॉल्स समाज के लिए सबसे औचित्यपूर्ण उस सिद्धांत को मानते हैं
जिसमें लोग स्वतः ही अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार कर लेते हैं। रॉस मानते हैं कि अज्ञानता का पर्दा एक प्रकार से ऐसा है जिसके अंतर्गत लोग औचित्यपूर्ण न्याय को, जो औचित्यपूर्ण न्याय है, उस सिद्धांत को स्वयं ही स्वीकार कर लेते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति मूल रूप से नैतिक शक्तियों से संपन्न नैतिक व्यक्ति होता है। जो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, रॉल्स के अनुसार वह व्यक्ति किस प्रकार का होता है? नैतिक शक्तियों से संपन्न नैतिक व्यक्ति उसको वह मानते हैं। इसी के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के अलग अलग रूप देखने को मिले हैं, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय राजनीतिक सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की धारणा एवं प्लेटो के न्याय सिद्धांत काफी मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे बहुत से भारतीय राजनीतिक चिंतक हुए जिन्होंने, जिसमें प्लेटो भी न्याय से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि धर्म की प्राचीन अवधारणा व्यक्ति को समाज में उसके नियत स्थान व निर्दिष्ट कर्तव्यों का अभिज्ञान कराती है। जो भी व्यक्ति की नियत स्थान है, जहाँ पर वो रहता है, उस स्थान और निर्दिष्ट जो उसके कर्तव्य है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि व्यक्ति के जो स्वयं में करने वाले जो कार्य हैं, उन कार्यों और कर्तव्यों का उससे अभिज्ञान कराती है। यह अवधारणा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का मूल मंत्र मानी गई है। कि हम इसको एक प्रकार से मूल मंत्र कह सकते हैं कि ये समाज की जो ऊपर नीचे जो अनबैलेंस हो रहा है, उस अनबैलेंस को हम क्या कर सकें, बैलेंसिंग बना सकें सही प्रकार से, इसके लिए सामंजस्य स्थापित हो सके, इसका यह मूल मंत्र मानी गई है। सर्वधर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है। सर्वधर्म यानी सभी को अपने अपने धर्म का पालन करना है, अपने अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से पूर्ण करना है। जिस व्यक्ति का जैसा कर्तव्य है, जो उसका धर्म है, जो उसका कार्य है, कर्तव्य है, वही उसका धर्म बताया गया है। तो सभी को चाहिए कि वह स्वधर्म की भावना से दूसरे व्यक्तियों को भी कर्तव्यों का बोध कराए कि आपका जो कार्य है उसे सुचारू रूप से किया करें। व्यक्ति के अधिकारों और विशेष अधिकारों की उत्पत्ति स्वधर्म के पालन में ही निहित होती है। व्यक्ति को जितने भी अधिकार दिए गए हैं, जितनी भी उसकी अधिकारों की उत्पत्ति हुई है, वो किससे हुई है? स्वर्ग धर्म से हुई है, स्वयं के धर्म से हुई है। इसके अंतर्गत ऐसे बहुत से भारतीय विद्वान हुए। अभी तक हमने जो विद्वान पढ़े थे वह यूनानी विद्वान थे, जबकि हमारे भारतीय विद्वान जो है वह है मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर व सोमदेव। ये सब हमारे भारतीय विद्वान हैं और इन्होंने न्याय की राज व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त किया है। और साथ ही साथ प्लेटो की न्याय अवधारणा में राजनीतिक और सामाजिक थी, वहीं भारतीय चिंतन का जो न्याय है वह कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया गया है। प्लेटो के न्याय को हम अगर स्वीकार करते हैं तो वह हम किस रूप में स्वीकार करते हैं? प्लेटो के न्याय को हम राजनीतिक और सामाजिक रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि भारतीय चिंतक जितने भी हुए हैं, भारतीय विद्वान जितने भी हुए हैं, उन्होंने मूल रूप से कानूनी रूप से कानून रूप को स्वीकार किया है। जो कानून के अंतर्गत न्याय की जो व्याख्या की है, उसी व्याख्या को भारतीय विद्वान स्वीकार करते हैं। और मनु और कौटिल्य दोनों ही ने भी न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था का मूलभूत आधार माना है। कि जो न्याय की जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए? कानूनी होनी चाहिए, कानून के आधार पर होनी चाहिए। तो ये हमारे भारतीय चिंतक हुए जिन्होंने भारत के अंतर्गत न्याय से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसके अंतर्गत प्लेटो जो था वह हमारे भारत का विद्वान नहीं है, वो बाहर का है, यूनानी विद्वान है, जिसने इसके अंतर्गत क्या बताया प्लेटो ने? तो राजनीतिक और सामाजिक न्याय की बात करी है, जबकि हमारे भारतीय विद्वान जो हैं, मनु है, कौटिल्य है,
साथ ही साथ इसके भारद्वाज हैं, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, ये सब हमारे भारतीय विद्वान हुए, जिसमें से मनु और कौटिल्य विशेष रूप से आगे बढ़कर इन्होंने न्याय को जो सरोकार प्रस्तुत किया है, न्याय का जो रूप प्रस्तुत किया है, वो कानूनी रूप प्रस्तुत किया है।